हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों, हम लोग 1857 की क्रांति को देख रहे थे और पहले वीडियो में क्रांति के कारणों को देखे, नेक्स्ट वीडियो में देखे हम लोग उनके परिणामों को। तो दोस्तों, आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे टॉपिक वो 1857 के क्रांति का जो असफलता मिली थी उसके पीछे का रीज़न क्या है। यानी आज का जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा 1857 ईस्वी की क्रांति के असफलता के कारणों का वर्णन करें। यानी ये जो क्रांति हुई थी ये असफल रहा तो उसके पीछे क्या क्या कारण थे उनको डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। और अगर ये सवाल एग्ज़ाम में आता है दोस्तों, जिनका बनने का चांसेस थोड़ा ज़्यादा है इसलिए कवर करवा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये शॉर्ट टाइम में बनेगा, लॉन्ग टाइम में नहीं, शॉर्ट टाइम में बनेगा, ठीक है। तो इसका आंसर कैसे करेंगे, चलिए ध्यान से देखिएगा, इम्पोर्टेंट है। क्रांतिकारियों ने जिस उद्देश्य से 1857 की क्रांति का सूत्रपात किया था यानी स्टार्टिंग किया था उसमें उन्हें सफलता नहीं मिली, ठीक है। उन्होंने सोचा था कि अंग्रेज़ों को बाहर खदेड़ कर भारत को स्वाधीन कर देंगे। यानी जो भी क्रांतिकारी ने 1857 का क्रांति स्टार्ट किया था उन लोगों का जो टारगेट था, सोचा था कि अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकाल देंगे और भारत को स्वाधीन कर देंगे। ये एकदम गलत सिद्ध हुआ। इससे क्या हुआ, परंतु क्रांति के दमन के बाद अंग्रेज़ों ने ऐसी नीति अपनाई कि 90 वर्षों तक भारतीयों को गुलाम बनाए रखने में सफल रहे। यानी अंग्रेज़ों ने ऐसा नीति बनाया है। यानी दोस्तों 1857 तक तो देखा गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन कर रहा था। उसके बाद क्या हुआ, ये जो शासन का जो बागडोर था ये ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया और 90 वर्ष तक हम लोग गुलाम रहे, ठीक है। लेकिन उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था कि अंग्रेज़ों को भारत से खदेड़ देंगे और भारत को स्वाधीन कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं एक एक करके दोस्तों, हम लोग उनका असफलता का क्या कारण था उसको जानेंगे। इस महान क्रांति की असफलता के अनेक कारण थे जिनमें कुछ प्रमुख है, ठीक है। तो पहला कारण क्या था दोस्तों, निश्चित समय की प्रतीक्षा ना करना। दोस्तों, मैं पहले आपको समझा देता हूँ, उसके बाद लिखना कैसे है वो बताऊंगा, ठीक है। दोस्तों, सबसे पहले क्या हुआ, जो 1857 की क्रांति होना था ना, उससे पहले एक डेट डिसाइड किया गया था और वो डेट था 31 मई 1857, ठीक है। उस डेट को मतलब सभी ने प्रोग्राम बनाया था कि इस डेट से हम लोग विद्रोह करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, ये डेट से पहले ही विद्रोह स्टार्ट हो गया और एक ही साथ स्टार्ट नहीं हो पाया, ठीक है। यानी कहीं पर 10 तारीख को स्टार्ट हुआ, कहीं पर 15 को स्टार्ट हुआ, कहीं पर 17 को, कहीं 20 को, तो कहीं 25 को, वैसे ऐसे हर जगह पे अलग अलग टाइम पे ये विद्रोह स्टार्ट हुआ। इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे अंग्रेज़ों को बहुत फ़ायदा हुआ। मान लीजिए यहाँ पर 10 तारीख को स्टार्ट हुआ तो अंग्रेज सेना पूरा तक गया और यहाँ को विद्रोह को दमन कर दिया। उसके बाद यहाँ स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर दबा लिया, यहाँ पर स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर भी मतलब उसको दबा दिया गया विद्रोह को। तो ऐसे ऐसे करके अंग्रेज़ों को सुविधा मिला दोस्तों, ठीक है। अगर ये जो विद्रोह होता, अगर एक ही डेट को होता तो विद्रोह जगह जगह होता और हो सकता था कि अंग्रेज ये विद्रोह को दबा नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा संख्या में मतलब उन लोग के पास सैनिक संख्या नहीं थी, ठीक है। तो इसको लिखना कैसे है, आई होप ये जो मतलब कॉन्सेप्ट है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। 1857 की क्रांति की देशव्यापी शुरुआत के लिए 31 मई 1857 का दिन निर्धारित किया गया। एक ही दिन क्रांति शुरू होने पर उसका व्यापक प्रभाव होता, परंतु सैनिकों ने आक्रोश में आकर निश्चित समय से पूर्व 10 मई 1857 की क्रांति का यानी विद्रोह कर दिया। यानी उससे पहले ही जो सैनिक थे आक्रोश में आके गुस्से में आकर के ही स्टार्ट कर दिए। सैनिकों की इस कार्यवाही के कारण क्रांति की योजना अधूरी रह गई। यानी जिस प्रकार का योजना प्लानिंग बनाया गया था वो अधूरा रहा। निश्चित समय का पालन नहीं करने के कारण देश के विभिन्न क्षेत्र में क्रांति की शुरुआत अलग अलग दिन में हुई, जिससे अंग्रेजों को क्रांतिकारी का दमन करने में
काफ़ी सहायता हुई। यानी बहुत आसान तरीके से एक एक जगह का क्रांति को मतलब वो लोग दबाते गया और उनको मारते गए, ठीक है। अनेक स्थानों पर तो 31 मई को प्रतीक्षा कर रहे थे सैनिक के हथियार छीन ले गई। यानी क्या हुआ दोस्तों, जब 31 मई को बहुत जगह पर मतलब सैनिकों ने क्या किया, वहाँ पर खड़े होकर के मतलब राह देख रहा था कि कब स्टार्टिंग करेंगे, तो अंग्रेज जो सैनिक था वो आकर के इनका हथियार ही छीन लेता है, ठीक है। यदि सभी क्षेत्र में क्रांति का सूत्रपात एक साथ हुई होता तो तस्वीर कुछ और होती, ठीक है। यानी अगर एक साथ ये क्रांति स्टार्ट होती तो शायद आज उसी मतलब विद्रोह से ही देश को आज़ादी मिल गई होती, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, देसी राजाओं का देशद्रोही रुख, ठीक है। तो दोस्तों क्या है, मैं पहले बता देता हूँ। दोस्तों पहले क्या होता था, जो पहले भारत टुकड़ों टुकड़ों में बंटा हुआ था, यानी सब जगह का राजा अपने में स्वतंत्र था, ठीक है। यानी कोई एक ऐसा पावर नहीं था जो सभी के सभी को बांट करके अखंड बना सके, ठीक है। तो सभी टुकड़ों टुकड़ों में बंटा हुआ था और अंग्रेज क्या करते थे, सभी के साथ पर्सनल एग्रीमेंट करते थे, ठीक है, डील करते थे, संधि करते थे, ठीक है। पर्सनल डील करते थे कि हम आपको क्या करेंगे, इस राज्य को लूटने में आपका मदद करेंगे, आपका साम्राज्य को विस्तार करने में मदद करेंगे, आपका आर्थिक सहयोग करेंगे। यानी अगर कभी भी आपको फ्यूचर में कोई अगर मतलब सैन्य कार्रवाई करता है आपके ऊपर तो हम लोग सहायता करेंगे। यानी कुछ भी प्रकार से इन लोगों को प्रलोभन देता है देसी रियासतों के राजाओं को कि हम लोग का जब ज़रूरत पड़े तो आप लोग मेरे को मदद कीजिए और आप लोग का ज़रूरत पड़ेगा तो आप लोग को मदद करेंगे, जो एकदम फर्जी था, ठीक है। उल्टा क्या क्या कर दोस्तों, ये जो अंग्रेज अधिकारी था ये सिर्फ और सिर्फ सहायता लिया है, दिया कभी नहीं, ठीक है। और इसी प्रकार से क्या हुआ दोस्तों, जो 1857 का जो क्रांति था वो जो देशद्रोही देसी रियासत के राजाओं के कारण असफल हो गया, ठीक है। तो इसको लिखना कैसे, 1857 की क्रांति का दमन करने में अनेक देसी राजाओं ने अंग्रेजों का खुलकर सहायता की, ठीक है। जिसमें पटियाला, नाभा, जिंद, अफगानिस्तान और नेपाल के राजाओं ने अंग्रेजों को सैनिक सहायता के साथ साथ आर्थिक सहायता भी की। यानी सेना तो दिया ही, साथ साथ आर्थिक मदद भी किया कि ये पैसा लीजिए फिर भी आप लोग लड़ाई कीजिए, ठीक है। देसी राजाओं की इस देशद्रोहितापूर्ण भूमिका ने क्रांतिकारियों का मनोबल तोड़ दिया और क्रांति को के दमन के लिए अंग्रेजी सरकार को प्रोत्साहित किया, ठीक है। यानी मनोबल तो तोड़ दिया क्रांतिकारियों का, साथ ही साथ जो अंग्रेज अधिकारी थे उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील हुआ कि इन जिस देश पर हम लोग राज करना चाहते हैं उसी देश के मतलब लोग हमें मदद कर रहा है, फंडिंग कर रहा है उनके ही अपने को मारने में, ठीक है। तो इन कारणों से भी ये एक क्रांति असफल रही। नेक्स्ट है सांप्रदायिकता का खेल। 1857 के क्रांति के दौरान अंग्रेजी सरकार हिंदुओं और मुसलमानों को लड़वाने में तो सफलता प्राप्त नहीं कर सकी, यानी दोनों को आपस में लड़वाने में सफल नहीं रहे, परंतु आंशिक रूप से ही सही सांप्रदायिकता का खेल खेलने में सफल रहा। लेकिन टेक्निकली दोस्तों अगर देखा जाए तो यहाँ से ही उन लोगों ने फूट डालो और राज करो का नीति को स्टार्ट कर दिया था, आपस में लड़वाने का पैंतरा को सफल बना दिया था। दोस्तों ये पैंतरा किस तरह से अपनाया, उन्होंने क्या किया, सभी जो सैनिक थे उनको आपस में बांट दिया, सिख रेजिमेंट अलग कर दिया, गोरखा रेजिमेंट अलग कर दिया और मद्रास रेजिमेंट अलग कर दिया, मराठा को अलग कर दिया, सभी को अलग अलग कर दिए, ठीक है। और इन सभी को लेकर के जो बहादुर शाह जफर थे ना, जो अंतिम मुगल सम्राट, ठीक है, तो उनके विपक्ष में खड़ा कर दिए, ठीक है। तो आगे देखते हैं दोस्तों, ठीक है। सांप्रदायिक भावनाओं को उभार कर ही अंग्रेज सरकार ने सिख रेजिमेंट मद्रास के सैनिकों को अपने पक्ष में कर लिया। मराठाओं, सिखों और गोरखा को बहादुर शाह के खिलाफ खड़ा कर दिया। उन्हें यह महसूस कराया गया कि बहादुर शाह के हाथ में फिर से राज्य आ जाने पर हिंदुओं और सिखों पर अत्याचार होगा। यानी क्या किया दोस्तों,
उन लोगों के दिमाग में ये भरा गया कि अगर अंतिम मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र अगर जीत जाते हैं और अपने जो मन में करने के लिए वो तैयार हुए हैं, ये अगर हो जाता है तो फिर से जो मराठा जिनके लिए बहुत सालों से लड़ रहे थे शिवाजी, और सिख धर्म के जो भी गुरु लड़ रहे थे, वो फिर से अत्याचार करेंगे। कौन? बहादुर शाह जफ़र। यानी इन लोगों को आपस में लड़वा दिया, पुरानी बातों को याद करवा करके, ठीक है। सिखों पर अत्याचार होगी। इसका मूल कारण था कि संपूर्ण पंजाब में बादशाह का नाम झूठा फरमान अंग्रेज़ों की ओर से जारी की गई। यानी एक झूठा फरमान जारी किया गया। इसमें कहा गया कि लड़ाई में जीत मिलते ही प्रत्येक सिख का वध कर दिया जाएगा। यानी झूठा अफवाह फैलाया गया, किसके द्वारा? अंग्रेज़ों के द्वारा। कि उसमें लिखा गया कि मुग़ल जो सम्राट था बहादुर शाह जफ़र, वो अगर जीत जाते हैं तो सभी के सभी सिख को वध करवा दिया जाएगा। और उसमें अंग्रेज़ों ने झूठा मुग़ल सम्राट के नाम से फरमान जारी किया था, ठीक है, जिसमें अंग्रेज़ों का कोई नामो निशान नहीं था। सैनिकों के साथ साथ जनसाधारण को भी गुमराह किया गया। इस स्थिति में क्रांति का असफल हो जाना निश्चित हो गया। जिस देश के भीतर देशवासियों को पूर्ण सहयोग ना दे तो कोई भी क्रांति सफलता प्राप्त नहीं कर सकी। और दोस्तों, जनता अगर किसी भी क्रांति में सहयोग नहीं करेंगे तो कोई भी क्रांति क्यों ना हो, कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है संपूर्ण देश में प्रसारित ना होना। दोस्तों, हम लोग जब भी 1857 की क्रांति को देखते हैं तो उसमें कुछ स्पेशल पॉइंट देखते हैं। यानी उसी जगह पर फिक्स्ड 1857 की क्रांति हुआ था, जैसे झांसी, मेरठ, ग्वालियर, लखनऊ, बरेली, कानपुर, जगदीशपुर। तो यहाँ पर आपको कुछ पैटर्न दोस्तों नज़र आ रहा है। यानी कुछ स्पेशल ऐसा जगह जहाँ पर पहले से कोई ना कोई शासक यहाँ पर शासन कर रहे थे। यानी कोई देसी रियासत के राजा यहाँ पर शासन कर रहे थे, ठीक है। यानी ये पूरा का पूरा भारत में नहीं फैला ये विद्रोह। ये मतलब साउथ तरफ यानी दक्षिण तरफ में नहीं फैला, ये नॉर्थ तरफ नहीं उतना फैला, नॉर्थ ईस्ट तरफ नहीं फैला। यानी पूरा भारत में इसका प्रसार नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ कुछ ही क्षेत्र में हुआ। 1857 की क्रांति का प्रसार संपूर्ण भारत में नहीं हो सका। संपूर्ण दक्षिण भारत और पंजाब का अधिकांश हिस्सा इस क्रांति से अछूता रहा। यानी उन लोगों को कुछ पता ही नहीं था, ठीक है। यदि इन क्षेत्रों में क्रांति का विस्तार होता तो अंग्रेजों को अपनी शक्ति को इधर भी फैलाना पड़ता। यानी अंग्रेजों के मतलब सिपाहियों को इधर भी भेजना पड़ता और वे पंजाब रेजिमेंट, मद्रास रेजिमेंट की सैनिकों को अपने पक्ष में करने में असफल होता, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक तो चीज़ ध्यान से समझने का कोशिश कीजिए। यानी दक्षिण की तरफ ये विद्रोह नहीं हुआ था, पंजाब की तरफ ये विद्रोह नहीं हुआ था। तो इसीलिए इस एरिया के जो सैनिक थे ना, उसी को मतलब अंग्रेज ने सैनिक बना लिया था। उन लोगों के यहाँ के सैनिकों को ही अपना मेन सैनिक बना लिया था और इनको ही लड़वा रहे थे भारत में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है शस्त्रों का अभाव। दोस्तों, शस्त्रों का अभाव है मतलब जो भी टेक्निकल जो ये था माने हथियार था वो इनके पास नहीं था। आपने कभी न कभी कोई ना कोई मतलब टीवी में प्रोग्राम जरूर देखे होंगे इस कार्यक्रम को लेकर। यानी 1857 की क्रांति में जो विद्रोह हुआ था उसमें लेकर के आपने जरूर देखा होगा कि अंग्रेज क्या करते हैं, तोप चलाते हैं, गोली चलाते हैं। लेकिन उसके विपक्ष में जो भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे वो लोग क्या करते थे, तलवार चलाते थे। तो आप लोग सोचिए क्या ये पॉसिबल है? कोई एक तरफ से गोली चलाएगा और एक तरफ से तलवार चलाएगा तो कोई जीत सकेगा तलवार वाला? तो नहीं। तो यही तो दोस्तों मेन असफलता का कारण था। क्रांति का सूत्रपात तो कर दिया गया, यानी स्टार्टिंग तो कर दिया गया, किंतु आर्थिक दृष्टि से कमजोर होने के कारण क्रांतिकारी आधुनिक शस्त्रों का प्रबंध करने में असफल रहा। यानी उन लोगों के पास कोई भी टेक्निकल हथियार नहीं था, यानी टेक्नोलॉजी वाला हथियार नहीं था, बंदूक नहीं था, तोप नहीं था, मिसाइल नहीं था, कुछ नहीं था, ठीक है। अंग्रेजी सेना ने तोप और लंबी दूरी
तक मार करने वाले बंदूकों का प्रयोग किया, जबकि क्रांतिकारियों को तलवार और भाले की सहारा लेना पड़ा। इसलिए क्रांति को कुचलने में अंग्रेजों को सफलता मिली। ठीक है, तो ये पॉइंट तो आप बहुत ही आसान तरीके से समझ गए होंगे। ठीक, नेक्स्ट है सहायक साधनों का अभाव। सहायक साधनों का अभाव सत्ताधारी होने के कारण रेल, डाक, तार और परिवहन और संचार के अन्य सभी साधनों पर अंग्रेजों के अधीन थे, यानी अंग्रेज में यहाँ पर मोनोपोली था। ठीक है, इसलिए इस साधनों का उन्होंने पूरा प्रयोग किया। दूसरे और भारतीय क्रांतिकारियों के पास इन साधनों का पूर्ण अभाव था। यानी क्या था दोस्तों, यहाँ पर समझने का कोशिश कीजिए। मान लीजिए दोस्तों, यहाँ पर एक सैनिक छावनी है। ठीक है, यहाँ पर बी एक सैनिक छावनी है, सी यहाँ पर एक छावनी है, और इन दिनों के बीच में थोड़ा डिस्टेंस है। ठीक, तो अंग्रेज अधिकारी क्या करते थे, अगर बी के आसपास कहीं पर भी विद्रोह स्टार्ट हो जाता था तो यहाँ पर वो लोग दमन कर लेते थे, और अगर दमन करने में सैनिकों की आवश्यकता होती थी तो यहाँ पर डायरेक्ट टेलीग्राफ कर दिया जाता था कि बी हमें सपोर्ट कीजिए और सैनिक भेजिए, यहाँ पर विद्रोह स्टार्ट हो गया। यानी संचार का साधन लोगों के पास था, और इसके विपक्ष में मतलब स्वतंत्रता संग्राम जो सैनिक थे, क्रांतिकारी थे, उनके पास कोई ऐसा सामान नहीं था। यानी जो जहाँ पर थे अपने में ही लड़ मर रहे थे, युद्ध कर रहे थे। ठीक है, यानी क्या है, क्रांतिकारी अपने संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक शीघ्र भेजने में असफल रहे। सूचना के अभाव के कारण क्रांतिकारी संगठित होकर अभियान बनाने में असफल रहे, यानी सभी एक साथ मिलकर के कोई भी योजना बनाने में असफल रहे। इसका पूरा फायदा अंग्रेजों को मिला और अलग अलग क्षेत्र में क्रांति को क्रमशः कुचल दिया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है सैनिक संख्याओं में अंतर। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये वाला चीज़। नेक्स्ट है, एक तो विद्रोह करने वाले भारतीय सैनिकों की संख्या वैसे ही कम थी, दूसरे अंग्रेजी सरकार द्वारा बाहर से तो अतिरिक्त सैनिक मंगवा लिया करते थे। यानी क्या था दोस्तों, जो विद्रोह कर रहे थे क्रांतिकारी, उनकी संख्या बहुत ही कम थी, क्योंकि पूरा संपूर्ण भारतवर्ष में नहीं फैली थी और ना ही इसमें जनसाधारण लोग लड़ रहा था। ठीक है, और इसके विपक्ष में जो अंग्रेज थे वो क्या कर रहे थे, बाहर से भी सैनिक मंगा रहे थे। यहाँ पर मद्रास का सैनिक ले रहे थे, पंजाब का सैनिक ले रहे थे। ठीक है, गोरखा सैनिक को मतलब क्रांति में ले रहे थे, सब कुछ यह कर रहा था। तो क्या हुआ, उस समय कंपनी के पास 96,000 सैनिक थे। इसके अतिरिक्त देसी रियासतों के सैनिक से भी अंग्रेजों को सैनिक मिली, यानी जो देसी रियासत थे, देसी राजा थे, उनके सैनिक भी अंग्रेजों का ही साथ दिया। यानी 96,000 तो अंग्रेज के पास ऑलरेडी था, और उसके साथ साथ जो देसी रियासत के राजाओं के पास सैनिक था वो भी उनका साथ दिए। ठीक है, अंग्रेजी सैनिकों को अच्छी सैनिक शिक्षित मिली थी और उन्हें पास आधुनिक हथियार थे। ठीक है, परंतु अपने परंपरागत हथियारों के साथ ही भारतीय क्रांतिकारियों ने जिस संघर्ष और क्षमता का परिचय दिया, इससे कई स्थलों पर अंग्रेजों के दांत खट्टे हो गए। फिर भी अंततः सफलता अंग्रेजों को हाथ ही लगी। ठीक है, यानी क्या हुआ दोस्तों, उनके पास तो हथियार नहीं थी, जो उनके पास परंपरागत हथियार है मतलब तलवार और भाला, उनसे ही लड़ा, और इसके साथ ही कई जगह पर अंग्रेजों की भी हार हुई। लेकिन अंततः अंग्रेज की ये जो नीति के कारण ही सफल रहे और ये क्रांति पूर्ण तरह फ्लॉप हो गया। ठीक है दोस्तों, इसमें और एक पॉइंट था कि जो क्रांतिकारी थे, जो एक क्रांति कर रहे थे, उनमें अपना व्यक्तिगत स्वार्थ था। ठीक है, यानी जो व्यापकगत का सिद्धांत था ना, व्यापकगत का सिद्धांत उसके अनुसार क्या कर रहा था, जो रियासत था ना, उनके वंशज अगर नहीं होते और वो अगर कहीं से दत्तक पुत्र लेते थे, यानी एडॉप्ट कर लेते थे, तो उनसे क्या करते थे, उनसे उनका संपत्ति को छीन लेते थे। और इसी सिद्धांत के आधार पर बहुत सारे राजा
इसके खिलाफ लड़ रहे थे, ठीक है, यानी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे जगह था जिनको कुशासन का आरोप लगा करके उनसे भी उनका मतलब साम्राज्य को छीन लिया गया है, ठीक है। और जैसे बहादुर शाह जफर क्यों लड़ रहे थे, उनको पेंशन नहीं दिया गया था, ठीक है, तो पेंशन नहीं दिया गया। नाना साहब लड़ रहे थे, उनको भी पेंशन नहीं दिया गया था। जो अंग्रेजी उसके साथ डील किया था कि आप लोग अपना शासन मतलब शासन मत कीजिए, बस आप पेंशन भोगी हो जाइए, पेंशन लीजिए, ठीक है। और बाद में ये पेंशन बंद कर दिया था, इसीलिए ये सब लोग लड़ रहे थे और 1857 की क्रांति हुई थी। और सैनिक लोग वास्तव में लड़ रहे थे, उन लोग देश को आज़ाद कराने, लेकिन बाकी जितने भी जो लीडर थे वो लीडर अपने अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे। और इसके विपक्ष में जो अंग्रेज लड़ रहे थे वो स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि इनको दबाने के लिए, यहाँ पर शासन करने के लिए लड़ रहे थे, सभी इकट्ठा होकर, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से जो 1857 का क्रांति था वो पूर्ण तरह फ्लॉप हो गया। और अगर आपको एग्ज़ाम में आए तो ऐसे ही लिखना है। कंसेप्ट तो दोस्तों मैं 100% कह सकता हूँ कि आपका क्लियर हो गया होगा। और अगर एग्ज़ाम में आए तो ऐसा सेम टू सेम अगर ना भी लिख सके तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप लोग ज़रूर लिख लेंगे। और अगर आपको ये वीडियो सही लगा है, आपको समझ में आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों एक छोटा सा नोटिस है, अगर आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिनको पीडीएफ की आवश्यकता है, दोस्तों पीडीएफ कैसा है ये मैं दिखा दे रहा हूँ। ये पीडीएफ ऐसा है जिसमें आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेगा, क्विक रिवीजन पॉइंट मिलेगा, यानी सभी के सभी ये जो पीडीएफ है पूरा कंप्लीट है, पूरा फुल पैकेज है, यानी एक शर्मा गेस के तरह ही ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए और पीडीएफ ले सकते हैं।